हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ नई और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। अगर कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन स्टोरीज़ को सुन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है शमशान घाट की सवारी। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। चमगादड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। राजू अपनी टैक्सी चलाते हुए आ रहा था। अचानक उसकी टैक्सी बीच रास्ते में रुक जाती है। राजू थोड़ा डर जाता है क्योंकि उससे थोड़ी दूर में एक कब्रिस्तान था। राजू गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। गाड़ी नहीं चल रही थी। कब्रिस्तान के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगती हैं। टैक्सी के ऊपर से डरावने चमगादड़ उड़ने लगते हैं। तभी राजू बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तभी अचानक टैक्सी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। कोई सवारी पीछे बैठा था। राजू जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, तभी सवारी कहता है, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने साथ शमशान घाट लेकर जाऊंगी। डरावनी आवाज़ सुनकर राजू थर थर काँपने लगता है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए राजू टैक्सी चलाता है। टैक्सी में बैठे सवारी पीछे से कहती है, मुझे शमशान घाट के पास पहुंचा दो, तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। और एक बात ध्यान से सुनो, पीछे मुड़कर मुझे देखने की भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ शमशान घाट लेकर जाऊंगा। राजू डरता हुआ टैक्सी शमशान घाट तक पहुंचा देता है। पीछे बैठी सवारी गाड़ी से उतरकर शमशान घाट के अंदर चली जाती है। सवारी के जाने के बाद राजू पीछे मुड़कर देखता है। उस सवारी के बैठने की जगह पे एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। राजू सोचता है, मेरी टैक्सी में कौन बैठा था? पीछे आवाज़ से लग रहा था कोई डायन या चुड़ैल होगी। इतनी रात को कौन इंसान शमशान घाट जाएगा? राजू जल्दी से टैक्सी भगाता हुआ अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह राजू टैक्सी चलाने जाता है, पर उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती है। उसके सर पर लाखों का कर्जा था। राजू सोचता है, अगर रोज़ कब्रिस्तान के पास जाएगा तो उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। रात को राजू टैक्सी लेकर आता है और टैक्सी कब्रिस्तान के गेट के बाहर रोक देता है। आज राजू को डर नहीं लग रहा था। सोने के सिक्के के लालच में आज राजू ने जानबूझकर टैक्सी शमशान घाट के पास रोकी थी। राजू लालच में इतना अंधा हो गया था कि अपने जान की परवाह किए बिना शमशान घाट के सुनसान रास्तों में निडर होकर सवारी के आने का इंतज़ार करने लगता है। जब आधी रात होती है तो पहले की तरह सवारी आकर टैक्सी के पीछे बैठ जाती है और पहले की तरह बोलती है, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। राजू पहले की तरह सवारी को शमशान घाट के पास पहुंचा देता है। जब सवारी गाड़ी से उतरकर शमशान घाट के अंदर चला जाता है तो पहले की तरह एक सोने का सिक्का रखकर जाता था। अब राजू रोज़ शमशान घाट के सुनसान रास्ते जाने लगा और रोज़ उस अनजान सवारी का इंतज़ार करने लगता है। राजू को जितने भी सोने के सिक्के मिले थे उन पैसों से लेनदार को देता है और बाकी पैसों से एक बड़ा सा घर और एक नया टैक्सी भी खरीदता है। राजू एक अमीर इंसान बनने लगा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब राजू दिन में सोता था और रात को उस शमशान घाट की सवारी को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता था। अब राजू एक अमीर इंसान बन चुका था। इतने जल्दी अमीर बनने के कारण राजू के दोस्त दीपक को संदेह होने लगा था। एक साधारण टैक्सी ड्राइवर इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? इसकी सच्चाई का पता लगाने दीपक राजू को अपने घर बुलाता है और राजू को 5 बॉटल शराब पिला देता है। नशे की हालत में राजू ने शमशान घाट की सवारी की सच्चाई दीपक को बता दी। आधी रात को कब्रिस्तान के अंदर से एक सवारी आती थी और उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने के बदले
एक सोने के सिक्के को देकर जाता था। सोने के सिक्के की बात सुनकर दीपक को लालच होने लगा। उसने अपने मन में ये योजना बनाई, अगले दिन से वो भी शमशान घाट की सवारी को अपने मंजिल तक पहुंचा देगा और उसे भी सोने के सिक्के मिलेंगे। इसी लालच में अगले दिन दीपक टैक्सी चलाने नहीं गया। जब रात होती है तो दीपक राजू से पहले शमशान घाट के सुनसान रास्ते पे पहुंच जाता है। रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। चमगादड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। दीपक इस बात से अनजान था, जिस सवारी के लिए वो गया था वो एक चुड़ैल थी। दीपक अपने टैक्सी में बैठकर सवारी के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक सवारी गाड़ी खोलकर अंदर बैठ जाती है और पहले की तरह दीपक से कहता है, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। दीपक सोने के सिक्के के लालच में अंधा हो गया था। उसने सवारी की बातों को अनसुना कर दिया। दीपक सोचने लगता है, कोई सुंदर लड़की होगी इसीलिए पीछे देखने के लिए मना कर रही है। दीपक पीछे देखने की कोशिश करता है तो सवारी गुस्सा होकर कहता है, पीछे मुड़कर देखने की भी गलती मत करना, वरना तुम्हें भी मेरे साथ शमशान घाट लेकर जाऊंगा। दीपक सोचता है, पीछे मुड़ने की क्या ज़रूरत है, मैं टैक्सी में लगे हुए आईने में पीछे बैठी सवारी को तो देख सकता हूँ ना। जब दीपक टैक्सी में लगे आईने में पीछे बैठे सवारी की तरफ देखता है तो चौंक जाता है। जिसे वो इतनी देर से सुंदर लड़की समझ रहा था, असलियत में वो एक चुड़ैल थी। डर के मारे दीपक के हाथ पैर कांपने लगे थे। टैक्सी चलाते हुए दीपक चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टैक्सी के अंदर बैठी चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, मना किया था, पीछे मुड़कर मत देखना। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दीपक थर-थर कांपने लगा था। अचानक उसकी टैक्सी एक पेड़ से जाकर टकराती है। दीपक गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगता है। तभी पीछे पीछे चुड़ैल भी आती है। दौड़ते दौड़ते दीपक शमशान घाट के पास पहुंच जाता है। अचानक से चुड़ैल दीपक पर हमला कर देती है। दीपक जख्मी हो जाता है। दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे, सामने चुड़ैल थी। दीपक भागते भागते शमशान घाट के अंदर जलती चिताओं के पास पहुंच जाता है। पीछे से चुड़ैल भी आती है और कहती है, चेतावनी दी थी, पीछे मुड़कर मत देखना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें मरना होगा। दीपक जलती हुई चिताओं के अंदर कूदने वाला ही था, पीछे से एक तांत्रिक बाबा आते हैं और दीपक को चिता में गिरने से बचाते हैं। ये कोई साधारण तांत्रिक बाबा नहीं थे, हजारों सालों में शमशान घाट में तपस्या में लीन योगी बाबा थे। आज तक किसी ने भी इन्हें नहीं देखा था। तांत्रिक बाबा दीपक से कहते हैं, बालक, चुड़ैल से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, इस चुड़ैल को मेरे हाथों मरना होगा। तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर चुड़ैल पर फेंक देते हैं और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। तांत्रिक बाबा दीपक से कहते हैं, बालक, जल्दी अमीर बनने के लिए कभी लालच मत करना, तुम्हारे लालच की वजह से आज तुम्हारा सामना मौत से हुआ है। अगर मैं सही वक्त पर ना आया होता तो चुड़ैल तुम्हें अपना शिकार बनाती। इस चुड़ैल ने सोने के सिक्के का लालच देकर बहुत लोगों का शिकार किया है। तुम्हारे दोस्त राजू का शिकार इसलिए नहीं किया क्योंकि राजू ने अभी तक पीछे मुड़कर चुड़ैल को नहीं देखा है। चुड़ैल की सच्चाई के बारे में अनजान था, इसीलिए चुड़ैल ने राजू को नुकसान नहीं पहुंचाया था। दीपक को अपनी गलती का एहसास होता है और तांत्रिक बाबा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करूँगा, मेहनत करके पैसा कमाऊँगा और गरीब लोगों की मदद करूँगा। तांत्रिक बाबा कहते हैं, राजू को अपने साथ लेकर जाना, दोनों साथ मिलकर काम करोगे तो जल्दी तरक्की करोगे। दीपक बाबा को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह दीपक राजू के पास जाता है और शमशान घाट की सवारी के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। पहले तो राजू को दीपक की बातों पर यकीन नहीं होता है। जब दीपक अपने जख्मी हाथ को दिखाता है तब राजू को दीपक की बातों पर यकीन होता है। उस दिन के बाद से राजू और दीपक साथ में मिलकर टैक्सी चलाने लगे। देखते ही देखते राजू और दीपक दोनों अमीर इंसान बन गए। अब राजू और दीपक टैक्सी चलाने का काम नहीं करते थे, टैक्सी चलाने के लिए मजदूर रख लिए थे। सारे शहर में राजू और दीपक की टैक्सी कंपनी को लोकप्रियता मिलने लगी थी। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी।
हमारी दूसरी कहानी का टाइटल है भूतिया सरकारी हॉस्पिटल। रघुवीर शहर के बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। रघुवीर स्त्री रोग और पेट दर्द जैसे रोग का इलाज करते थे। रघुवीर बहुत अच्छे इंसान थे। गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कर दिया करते थे। एक समय की बात है, रघुवीर का तबादला एक गांव में हो जाता है। रघुवीर अपनी बूढ़ी माँ के साथ गांव में रहने के लिए जाता है। गांव का माहौल में ढलना उनके लिए आसान नहीं था। गांव में एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। 4 नर्स, 2 लेडी डॉक्टर और एक वार्ड बॉय था। गांव के मुखिया ने रघुवीर के रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया था। उस घर में सारी सुविधाएं थी। रघुवीर और उसकी बूढ़ी माँ उस घर में रहने लगे। जब रघुवीर पहली बार सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है तो हॉस्पिटल के नर्स, लेडी डॉक्टर और वार्ड बॉय मिलकर रघुवीर का स्वागत करते हैं। रघुवीर हॉस्पिटल का माहौल देखकर थोड़े चौंक जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर इतनी गंदगी थी, मरीज के इलाज के लिए कोई अच्छा कमरा नहीं था। दीवार में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, खिड़की के कांच टूटे हुए थे। हॉस्पिटल में दवाई और इंजेक्शन भी बहुत कम थे। रघुवीर नर्स से कहते हैं, ये क्या हालत बनाकर रखा है आप लोग, हॉस्पिटल को साफ सफाई क्यों नहीं करवाते। तभी नर्स कहती है, सरकारी हॉस्पिटल में गांव के लोग अपना इलाज करवाने नहीं आते हैं, लोग गांव के बैद्य से अपना इलाज करवाते हैं। तभी रघुवीर नर्स से कहता है, आप लोग पहले हॉस्पिटल की साफ़ सफाई करवाइए और दवाई इंजेक्शन का इंतज़ाम करवाइए। नर्स कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं वार्ड बॉय से कहकर दवाई और इंजेक्शन का इंतज़ाम करवाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगे। डॉक्टर रघुवीर सरकारी हॉस्पिटल में नाम के डॉक्टर थे, क्योंकि गांव के लोग उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने नहीं जाते थे। डॉक्टर रघुवीर सोचने लगे, अगर गांव के लोग अपना इलाज करवाने वैद्य जी के पास जाते रहे तो सरकारी हॉस्पिटल में लोग कभी नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा। कल मैं नर्स और लेडी डॉक्टर को अपने साथ लेकर गांव जाऊंगा। डॉक्टर रघुवीर इस बात से अनजान थे, जिस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी कर रहे हैं वो हॉस्पिटल भूतिया है। रात 12 बजे के बाद हॉस्पिटल के अंदर भूत घूमते हैं। गांव के लोग अपना इलाज करवाने इसीलिए नहीं आते थे क्योंकि आज से 10 साल पहले अमावस की रात इसी हॉस्पिटल में आग लग गई थी। आग लगने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। उस आग में बहुत लोग मारे गए थे। उसी हादसे के बाद उस हॉस्पिटल में लोग अपना इलाज करवाने नहीं जाते थे और जो भी इलाज करवाने गया दोबारा लौट कर नहीं आया, क्योंकि रात के वक्त बुरी शक्तियाँ उस मरीज़ को अपना शिकार बनाती थी। गांव के लोगों ने तांत्रिक बाबा से हॉस्पिटल में आग लगने का कारण पूछा तो बाबा ने बताया, बुरी शक्तियाँ मिलकर हॉस्पिटल में आग लगाई थी। उस हॉस्पिटल के ज़मीन के नीचे पुराना कब्रिस्तान है जहाँ बहुत पहले मुर्दों को दफनाया गया था। कब्रिस्तान के ऊपर हॉस्पिटल बनवाया गया था। तांत्रिक बाबा गांव के लोगों को उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए मना कर देते हैं और उस दिन से गांव के लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देते हैं। रघुवीर नर्स और लेडी डॉक्टर के साथ गांव जाते हैं। गांव के लोग बहुत पुरानी सोच के थे, भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते थे। डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा वैद्य जी की दवाई पर विश्वास करते थे। डॉक्टर रघुवीर जब लोगों के घर के पास पहुंचते हैं तो गांव के लोग घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते थे। रघुवीर को कुछ भी समझ नहीं आया, गांव के लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। इस बात की जानकारी के लिए रघुवीर गांव के मुखिया के पास जाता है। गांव के मुखिया हरिराम बताते हैं, हॉस्पिटल भूतिया है, कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। गांव के लोग अपना इलाज करवाने इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जो भी उस हॉस्पिटल में गया है लौट कर नहीं आया। इतना सुनते ही डॉक्टर रघुवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मुखिया से कहने लगे, आप भी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते हो, सब मन का वहम है। मुखिया जी कहते हैं, मेरी बातें आपको मजाक लग रही हैं। जब आपका सामना भूतों से होगा उस दिन आप यकीन करोगे भूत होते हैं। क्या आप जानते हैं, आज से 10 साल पहले सरकारी हॉस्पिटल में आग लग गई थी और गांव के बहुत से मासूम लोग आग में जलकर मारे गए थे। डॉक्टर रघुवीर नर्स से पूछते हैं, क्या मुखिया जी सही कह रहे हैं, क्या सच में हॉस्पिटल में आग लग गई थी। नर्स कहती है, जी डॉक्टर, मुखिया जी सही कह रहे हैं, सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी। डॉक्टर रघुवीर चौंक जाते हैं और कहते हैं, इतनी बड़ी सच्चाई आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई थी। तभी नर्स कहती है,
डॉक्टर रघुवीर, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए नहीं बताया आपको। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं, बात पुरानी हो गई है तो क्या हुआ, गांव के लोग आज भी उस हादसे को भूले नहीं हैं। उस हादसे के बाद से सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने कोई नहीं जाता है। हमें साथ में मिलकर गांव के लोगों को समझाना चाहिए, हॉस्पिटल में अब ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। हॉस्पिटल में भूत नहीं है, किसी ने गलत अफवाह फैलाई है। गांव के मुखिया डॉक्टर रघुवीर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, आप लोग बेवजह इतना मेहनत कर रहे हैं। गांव के लोग सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने नहीं जाएंगे, आप लोग यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर रघुवीर अपने साथियों के साथ वापस हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं, अगर गांव के लोग अपना इलाज करवाने नहीं आए तो हमें यहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वापस से अपने शहर चले जाना चाहिए। लेडी डॉक्टर रघुवीर से कहती है, आप सही कह रहे हैं, हमें इस सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाना चाहिए। हम लोग कल गांव छोड़कर चले जाएंगे। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं, आप लोग अभी घर चले जाइए, मैं आज रात इसी हॉस्पिटल में बिताऊंगा। लेडी डॉक्टर कहती है, डॉक्टर रघुवीर, आज अमावस की रात है, आज रात को हॉस्पिटल में रुकना सही नहीं है। डॉक्टर रघुवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और लेडी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, आप भी गांव वालों की बातों में आ गए। गांव वाले अनपढ़ हैं, इसीलिए भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते हैं। आप समझदार होकर भी भूत प्रेत ऐसी बातों पर यकीन करती हो। डॉक्टर साहिबा कहती हैं, इस हॉस्पिटल में सच में भूत है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आज रात आप हॉस्पिटल में गुजार के देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर रघुवीर सोचते हैं, गांव के लोगों ने हॉस्पिटल का नाम बदनाम करके रखा है, मुझे सच्चाई पता करनी होगी। क्या सच में हॉस्पिटल भूतिया है या अफवाह है? आज रात मैं इसी हॉस्पिटल में रहकर सच्चाई का पता करूंगा। डॉक्टर रघुवीर सच्चाई का पता करने उसी रात सरकारी हॉस्पिटल में रुकते हैं। रघुवीर अपने कैबिन में बैठकर कुछ ज़रूरी फाइल चेक कर रहे थे। फाइल चेक करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते घड़ी में 12 बजने वाले थे। अमावस की काली रात थी। हॉस्पिटल के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। हॉस्पिटल के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा शांत था। हॉस्पिटल में डॉक्टर रघुवीर अकेले थे। तभी ठंडी हवाएं खिड़की से अंदर आने लगी। रघुवीर अपने हाथ में बंधे हुए घड़ी की तरफ देखता है तो 12 बज चुके थे। डॉक्टर रघुवीर सोचते हैं, अगर सच में हॉस्पिटल में भूत हुआ तो मैं अकेले उनका सामना कैसे करूँगा। तभी अचानक से बिजली जलने बुझने लगती है। हॉस्पिटल की खिड़कियाँ एक दूसरे से टकराने लगती हैं। डॉक्टर रघुवीर घबरा जाते हैं और अपने कुर्सी में आकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर रघुवीर अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और गांव के मुखिया से कहते हैं, हेलो मुखिया जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप गांव वालों के साथ सरकारी हॉस्पिटल आ सकते हैं? मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ, मुझे यकीन हो गया है हॉस्पिटल सच में भूतिया है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। मुखिया जी डॉक्टर से कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था वो हॉस्पिटल भूतिया है, आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। आज अमावस की काली रात बुरी शक्तियाँ और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इनका अकेले सामना करना मतलब मौत को गले लगाना। डॉक्टर साहब आप घबराइए मत, हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर फ़ोन कट करके वापस जेब में रख लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर का माहौल धीरे धीरे और ज़्यादा डरावना होने लगता है। ज़मीन फटने लगती है और ज़मीन के नीचे कब्रिस्तान से जिंदा लाशें निकलने लगती हैं। सड़ी गली अधमरी लाश निकलकर हॉस्पिटल के भीतर आ जाते हैं। 10 साल पहले इसी हॉस्पिटल में जलकर मरने वाले गांव वाले भी दिखाई देने लगते हैं। जलने की बदबू से हॉस्पिटल का कमरा दुर्गंध से भर गया था। डॉक्टर रघुवीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुर्दा लाशें डॉक्टर रघुवीर की तरफ बढ़ने लगती हैं। मुर्दा लाशें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, आज बहुत दिनों बाद शिकार करूँगा। हम लोग बहुत सालों से प्यासे हैं, आज जिंदा इंसान का खून पीऊँगा। डॉक्टर रघुवीर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, भागने में असफल हो जाते हैं। मुर्दा लाशें मिलकर डॉक्टर रघुवीर को घेर लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर सोचते हैं, आज मेरा अंतिम दिन है, आज शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। इतना सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुर्दा लाशें रघुवीर को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुलता है और मुखिया जी
गांव वालों के साथ अंदर चले आते हैं। गांव वालों को आते देख सारे मुर्दा लाशें अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, डॉक्टर साहब आप ठीक तो हो ना? आपको भूतों ने मिलकर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? डॉक्टर रघुवीर चैन की सांस लेते हुए कहते हैं, आज आप लोग सही वक्त पर ना आए होते तो आज मेरा आखिरी दिन होता। आप लोगों ने सही कहा था, यह हॉस्पिटल भूतिया है। मैंने आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक फ़ैसला किया है। मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं उन पैसों से एक सरकारी हॉस्पिटल बनवाऊंगा और आप लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा। गांव वाले डॉक्टर रघुवीर से कहते हैं, हॉस्पिटल बनवाने में हम सभी गांव वाले आपकी मदद करेंगे। गांव वाले मिलकर सरकारी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा ताला लगा देते हैं। डॉक्टर रघुवीर अपने पैसे से गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं रघुवीर फ्री हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में मुफ्त दवाएं, इंजेक्शन दिए जाने लगे। अब गांव वाले वैद्य जी से नहीं, डॉक्टर रघुवीर से अपना इलाज करवाने आते थे। मुफ्त में दवाई देकर लोगों का इलाज करने लगे। देखते ही देखते डॉक्टर रघुवीर का हॉस्पिटल कम से कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर लेता है। अब शहर से डॉक्टर गांव के भोले भाले लोगों का इलाज करने आने लगे। अब गांव में लोग बीमार पड़ने से एक ही इंसान का नाम लेते थे, वो है डॉक्टर रघुवीर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना था और ना ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश ज़ोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश ज़ोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी ज़ोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, पता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से
वहाँ अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। ये वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी, पर जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेज़ी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा ग्लास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ नहीं मालूम था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो साया वहाँ नहीं था। उसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया
और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था, तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली में कोई नहीं जाता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल में गुप्त अंधेरा था। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर पर भी बस नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। पर पुजारी ने
साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगे रहे। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था, पूरा रास्ता जंगल का होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जंगल तक पहुँचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान देता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।